हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके लिए लेके आ गए हैं यामाहा की इस R15M का एक डिटेल्ड राइड एक्सपीरियंस। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए इसे चलाते हुए और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसा रहा इस बाइक के साथ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने इसे सिटी से लेके हाईवे से लेके सभी जगह टेस्ट कर लिया है। रोड्स आपको पता है दिल्ली NCR में आपको ख़राब रोड्स कभी भी और कहीं भी बिना बताए मिल सकती है, तो सस्पेंशन वगैरह की भी बात करेंगे। प्लस हाई स्पीड लो स्पीड सभी तरह से जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने इसे चेक कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस राइड रिव्यू को और बताते हैं आपको इस बाइक का एक एक एस्पेक्ट जो कि आपके काम आने वाला है अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं या ये बाइक आपकी विश लिस्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले राइड स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देते हैं इसका मीटर और ओवरऑल लेआउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मीटर दिखाई देता है। डे टाइम इस टाइम धूप हो रही है और विजिबिलिटी वगैरह कैसी आ रही है ये आप लोग खुद मुझे बताइएगा। बाकी माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ शोर वगैरह आपको आए, कोशिश करूँगा कम से कम शोर में इस वीडियो को बनाने की। बाकी दोस्तों प्रॉपर हाईवे पे हूँ मैं इस टाइम और शोर तो थोड़ा बहुत आएगा ही। बाकी इस वीडियो को पूरी तरह से मैक्सिमम 50-55 की स्पीड तक ही रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वॉइस आ पाए। बाकी दोस्तों हज़ार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे दिया गया, बंद कर देते हैं इसे और बात करते हैं अपने सभी एस्पेक्ट्स की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँगा अर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट से रिलेटेड, जिसमें आप हाई बीम लो बीम और पास स्विच का यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में ही कंट्रोल्स प्रोवाइडेड हैं आपको इंडिकेटर से रिलेटेड और उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच दे दिया गया है। हॉर्न सुना देता हूँ आपको एक बार। काफ़ी अच्छी साउंड का हॉर्न दिया गया है इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा अगर बात करी जाए राइट साइड के कंट्रोल्स की तो यहाँ स्टार्ट स्टॉप और किल स्विच दिया गया। उसके अलावा एक हज़ार्ड लैम्प स्विच ये आप देख सकते हैं और इसके नीचे दिया गया है आपके स्पीडोमीटर को टॉगल करने का स्विच। चलिए ये तो बात हो गई अर्गोनॉमिक्स की। ओवरऑल अर्गोनॉमिकली बाइक ठीक ठाक रखी गई है। हाँ, एक इशू मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बता सकता हूँ दोस्तों, अगर आप मिरर्स की तरफ ध्यान देंगे तो चलती बाइक में इन मिरर्स को एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो बेटर रहेगा कि अगर आप बाइक रोक के इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और फिर अपनी जर्नी की तरफ प्रोसीड करें। उसके अलावा दोस्तों अर्गोनॉमिकली यहाँ पे मेरे को कोई इशू देखने को नहीं मिला और ओवरऑल बाइक अर्गोनॉमिकली तो सही रखी गई है। अब दोस्तों बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक रिव्यू के अंदर किसी भी पर्टिकुलर बाइक हो गाड़ी हो उस चीज़ के इंजन की। दोस्तों इसके अंदर आता है एक 155 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि आपको प्रोवाइड कराता है लगभग 18 PS की पावर और लगभग 14 Nm का टॉर्क। तो दोस्तों क्या इतनी पावर एनफ है? तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह की ये बाइक बनाई गई है, जिस प्राइस में आती है और फुल्ली फेयरिंग वाली बाइक आपको इस प्राइस में इस सेगमेंट में वैसे भी देखने को मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक इंजन है, काफ़ी अच्छे पावर फिगर्स ये आपको दे जाता है और आपको एज सच कोई परेशानी इस बाइक के साथ नहीं होती है। बाकी दोस्तों होप करता हूँ ऑडियो आपको ठीक ठाक आ रहा होगा। बाइक पे ऑडियो का थोड़ा सा इशू रहता है। और उसके अलावा हम इंजन की बात कर रहे थे तो पावर फिगर्स तो ठीक ठाक हैं एक 150 सीसी के बाइक के हिसाब से। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों पावर फिगर्स से अलग प्रैक्टिकल लाइफ में पावर कैसी है इस बाइक की। तो दोस्तों इस टाइम आप देख सकते हैं लगभग 50 से 52 की स्पीड पर मैं हूँ। 3500 RPM पे है बाइक छठे गियर के अंदर। तो दोस्तों पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है और अगर आपको इसे डेली लाइफ में भी यूज़ करना है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप ओवरऑल काफ़ी इजीली इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बाकी पावर से रिलेटेड मेरे को नहीं लगता कि आपको 150 सीसी से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपने R15 का कोई भी वर्जन चलाया तो लगभग इस R15M के अंदर उनसे बेहतर ही पावर होगी, क्योंकि हर वर्जन के साथ थोड़ी सी पावर में इंक्रीमेंट इस बाइक के अंदर आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए तो पावर की मैंने आपको बता दी। पावर के बाद जो एक अगला पॉइंट आता है वो आता है ब्रेकिंग का, क्योंकि दोस्तों विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ब्रेकिंग की जहाँ तक बात करें तो इस बाइक की ब्रेकिंग ठीक ठाक रखी गई है और इसमें और इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक बिल्कुल स्पॉट ऑन है। इसकी पावर से ज़्यादा इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। तो ब्रेक्स में मेरे को एक नंबर कोई शिकायत नहीं है। चलिए ब्रेक्स में क्या खास है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर फ्रंट में 282 mm की डिस्क ब्रेक आती है, जबकि रेयर में 220 mm की डिस्क ब्रेक आती है। बाकी फ्रंट और रेयर में दोनों ही जगह ABS दे दिया गया है और ABS स्टैंडर्ड फीचर है इस बाइक का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी सेगमेंट की बाइक में इतनी
ABS वगैरह, डुअल डिस्क ब्रेक्स वगैरह, डिस्क ब्रेक का साइज़ भी आपने जान लिया काफ़ी अच्छा है। तो ब्रेकिंग से रिलेटेड मेरे को कोई इशू इसमें नहीं लगा। बाकी दोस्तों ABS थोड़ा सा सेंसिटिव है इसका, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप रफ़ रोड में इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये बाइक रफ़ रोड के लिए नहीं है, बट इंडिया में कोई भी चीज़ कहीं भी यूज़ करी जा सकती है और कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, तो इसीलिए इस पॉइंट को भी कंसिड्रेशन में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगला पॉइंट आ जाता है विजिबिलिटी। तो दोस्तों थोड़ा सा अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है इसका और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है जब आप इस बाइक को चलाते हैं। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मेरा ये फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है किसी भी एक इस तरह के अग्रेसिव राइड पोजीशन वाली बाइक के साथ। तो मेरे को इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था इसे चलाना, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ओडोमीटर पे किलोमीटर्स बढ़ाए हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं मेरे को अब अच्छा लगने लगा है ये राइडिंग पोस्चर। हालांकि दोस्तों अच्छा लगने के साथ साथ एक पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा, अगर आप मेरी तरह थोड़े से हेल्दी हैं या फैट हैं तो फिर आपको ये बाइक हो सकता है परेशान करे। दोस्तों हल्का फुल्का बैक पेन भी हो जाता है अगर मैं लॉन्ग राइड इस बाइक पे करता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हालांकि जो सेगमेंट ऑफ बायर्स इस तरह की बाइक देखते हैं या कंसिडर करते हैं वो काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के चलते हैं। चलिए राइडिंग पोजीशन के बारे में आपको और बताऊं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। आप इसे बिल्कुल भी एक क्रूज़र बाइक के या फिर कम्यूटर बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते। कंफर्ट और स्पोर्ट कभी भी साथ साथ नहीं चलते। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर भी ऐसा ही है, स्पोर्टी ट्यूनिंग करी गई है सस्पेंशन की भी। और सीट्स कुशनिंग की बात करें, अगर सीट्स कंफर्ट की बात करें तो वो भी थोड़े से हार्डर साइड पर रखे गए हैं। बट दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपको परेशान करेंगे। डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक व्हीकल से और किस सेगमेंट की व्हीकल आप देख रहे हैं। अब दोस्तों एक स्पोर्ट्स क्रूज़र से या स्पोर्ट्स बाइक से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक आपको रॉयल एनफील्ड वाला कंफर्ट मिले R15 से। तो दोस्तों वही डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से R15 की M हो चाहे R15 का वर्जन 4 हो, दोनों ही बाइक्स सेम राइडिंग पोजीशन के साथ आती हैं। सीट कंफर्ट भी सिमिलर है और सस्पेंशन सेटअप भी सिमिलर ही रखा गया है, तो यहाँ पे आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों एक सम अप करने के लिए आपको बता दूँ तो लॉन्ग राइड पे आपको सीट्स में कुशनिंग ज़रूर थोड़ी कम फील होगी, बट हाँ आप अगर हर 200-400 किलोमीटर के बाद एक हॉल्ट ले लेंगे तो आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। उसके अलावा बात करता हूँ सस्पेंशन की। तो दोस्तों अब जैसे मैं NS24 के ऊपर इस टाइम राइड कर रहा हूँ इस बाइक को, तो यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रोड पे अंडुलेशंस भी काफ़ी कम है और ओवरऑल रोड काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है, तो यहाँ इशू नहीं आएगा। बट जब आप यूज़ करते हैं अपने व्हीकल को किसी सिटी में या कभी आप किसी ऐसे टेरेन पे चले जाते हैं पहाड़ों में जहाँ पे रोड कंडीशंस ख़राब है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर परेशानी आएगी। इसमें आगे दिए गए हैं अपसाइड डाउन फोक्स जो कि गोल्डन कलर में फिनिश्ड है और रेयर में दिया गया है एक येलो कलर में मोनोशॉक। तो दोस्तों ये जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सा ऑन अ स्टिफर साइड में बोलूँगा, जो कि इस बाइक की रिक्वायरमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इस सस्पेंशन को स्टिफ बना दिया गया है ताकि डिस्कम्फर्ट फील हो ओनर को, बायर को या यूज़र को। दोस्तों इस बाइक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आप इस बाइक को या इस तरह की बाइक को ट्रैक पे या फिर हाई स्पीड्स में यूज़ करते हैं, हाई स्पीड टर्न्स लेते हैं या फिर अग्रेसिव टर्न्स लेते हैं, तो दोस्तों यही सस्पेंशन आपके काम आता है, जो कि वैसे रेगुलरली आपको हो सकता है हल्का फुल्का परेशान करे। बाकी दोस्तों परेशानी की भी जहाँ तक बात है, अब जैसे मेरे को ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं इस बाइक को यूज़ करते हुए, तो दोस्तों मेरे लिए अब वो परेशानी जो फर्स्ट डे पे थी अब वो नहीं बची है और मेरे को आदत हो गई है कि हाँ मेरी बाइक ऐसा ही रिस्पॉन्ड करेगी और ओवरऑल सेटअप काफ़ी ठीक ठाक है, तो मेरे को अब दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि इनिशियली आपको कुछ किलोमीटर्स में ज़रूर परेशानी फील होगी और अडेप्ट होना आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अडेप्ट होते हैं। बाकी दोस्तों गियरिंग रेशियोज़ की बात अभी आगे करेंगे। यहाँ पे आ गया है एक यू टर्न, तो टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ मेरे को इसकी थोड़ा सा नेगेटिव लगा, बट फेयरिंग वाली बाइक्स के साथ हो सकता है ये कॉमन एक इशू हो। मैं बाइक्स में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, आप लोग डेफिनेटली इस बात को जानते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इस बारे में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे को बताएं कि इन बाइक्स का टर्निंग रेडियस कुछ इस तरह से ही होता है या फिर मैं कुछ गलत तरीके से इस बाइक को चला रहा हूँ। बाकी दोस्तों टर्निंग रेडियस थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी बाइक्स। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों मिरर्स की विजिबिलिटी ठीक ठाक है और इनमें और इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करी जा सकती है। एक बार साइड ले लेते हैं बाइक को और फिर बात करते हैं गियरिंग रेशियोज़ की।
तो दोस्तों इसमें 6 गियर्स का सेटअप आता है, जो कि आपको इस बाइक की राइड को ईजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों 6 गियर कहाँ काम आते हैं, कितने काम आते हैं? तो दोस्तों जब आप क्रूज़ करते हैं, लॉन्ग रन में जाते हैं या इस तरह के किसी हाईवे पे होते हैं, खुली रोड पे होते हैं, तो फिर आपके डेफिनेटली काम आने वाला ये छठा गियर। अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं इस टाइम 6 गियर पे अपनी बाइक को राइड कर रहा हूँ और लगभग 44-45 की स्पीड है। तो दोस्तों गियरिंग रेशियोज़ कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब की होने के बाद भी इसके अंदर सिटी के हिसाब से ट्यून किए गए हैं। और इस बाइक को मैंने थर्ड पे भी पिक करके देखा है, थर्ड गियर पे भी, वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करती है, बट पिक हो जाती है। और छठे गियर पे लगभग 40-45 की स्पीड से होना एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट बन जाता है, नो मैटर वो कौन से सेगमेंट की बाइक है और कौन सी बाइक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं लगने वाली है। बाकी दोस्तों अब जब सभी चीज़ों की बात हो गई है और आधे से ज़्यादा एस्पेक्ट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं, तो एक दो एस्पेक्ट और बताने ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों सीट्स के बारे में और एक्सटेंडेड बात बताना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों राइडर की जो सीट है उस पर तो आप काफ़ी इजीली अडेप्ट हो जाएंगे, बट पिलियन सीट, क्योंकि इसमें एक स्प्लिट सीट सेटअप आता है, तो पिलियन सीट पे पिलियन को अडेप्ट होने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। प्लस पिलियन सेफ़ नहीं फील करता है, ऐसा मैंने 2-3 लोगों से रिव्यूज़ लिए हैं इसके, क्योंकि इसमें कोई ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं आता। तो उस चीज़ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है अगले वर्जन के साथ, या फिर अगले साल अगर कोई इसका एक छोटा मोटा फेसलिफ्ट आता है, कोई अपडेट आता है, तो उसमें ज़रूर काम किया जा सकता है। बाकी दोस्तों पिलियन को भी सेफ्टी और कंफर्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीट्स की लेंथ वगैरह सही है, विड्थ वगैरह सही है, और आप राइडिंग पोजीशन पे टैंक को भी ग्रैब कर सकते हैं अपने लेग्स के थ्रू। बाकी एरोडायनामिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी बनाई गई है बाइक, डिज़ाइन लैंग्वेज वगैरह काफ़ी अच्छी है बाइक की। टैंक साइज़ की बात करूँ तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इससे आप इजीली एक अराउंड लगभग एस्टिमेटेड फिगर दे देता हूँ आपको, 40 या उससे ऊपर की माइलेज इजीली एक इस बाइक से आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि इतनी माइलेज रियल लाइफ में आती है या नहीं आती है, तो डेफिनेटली दोस्तों मैंने आपके लिए चेक करा है, मैं तभी आपको ये नंबर्स बता रहा हूँ। अब दोस्तों वाइब्रेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली फेयरिंग वाली बाइक में वाइब्रेशंस वगैरह के इश्यूज़ बहुत जल्द आते हैं। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। वैसे तो मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे कुछ दोस्तों के पास R15 वर्जन 1 भी है आज तक, तो ओवर द टाइम इनमें इश्यूज़ आ जाते हैं, फेयरिंग्स वगैरह टाइम टू टाइम टाइट करानी पड़ती हैं आपको। बट इस पर्टिकुलर बाइक की बात करूँ अगर R15M की, तो अभी तक ये 900 किलोमीटर चली है, इसमें से लगभग 200-250-300 किलोमीटर मैंने चलाई है। तो दोस्तों नई बाइक में तो अभी तक कोई इश्यूज़ यहाँ पे नहीं लग रहे हैं अगर वाइब्रेशंस की बात करें। बाकी दोस्तों नॉइज़ की बात करें तो बाइकर्स नॉइज़ को ज़्यादातर एग्जॉस्ट नोट के उस पर लेते हैं, तो एग्जॉस्ट नोट इस बाइक का मेरे को अच्छा लगा। आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको एक बार वीडियो एंड करने से पहले कहीं रोक के ज़रूर सुना दूँ। तो दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इस बाइक के अंदर लोड करे गए हैं। तो सबसे पहले तो राइडिंग मोड्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इस बाइक के अंदर। पहला राइडिंग मोड है ट्रैक और दूसरा है स्ट्रीट। तो दोस्तों अगर आपको ट्रैक पे इस बाइक को टेस्ट करना है या आप अपनी पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहते हैं इस बाइक के साथ, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा ABS वगैरह की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बट ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जनरली मैं आपको गाड़ियों में बताता हूँ, बट यहाँ R15M के अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लोड कर दिया गया है। उसके अलावा क्विक शिफ्टर और स्लिपर क्लच, दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें यामाहा ने इस बाइक के अंदर प्रोवाइड करा दी हैं। अब दोस्तों जितने भी मैंने नाम लिए पिछले मेरे ख्याल 1 मिनट के अंदर, वो सारी चीज़ें कॉमन नहीं है स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के अंदर या फिर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, बट तब भी ये सारे फीचर्स यामाहा ने इसके अंदर दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखा आपने एक राइडिंग रिस्पॉन्स, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था इस R15M के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। अब लास्ट में वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। साउंड इसके अंदर आ रही है। और ओवरऑल बाइक की अगर बात करूँ तो बाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी जब भी आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।